हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका है एसएसटी कक्षा 8 का सेशन आपके पास जा रहा है, जिसमें प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और फिर ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देने का प्रयास करना। चलिए हम ये सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहले देख लें, ये बहुविकल्पी प्रश्न है भाई। बहुविकल्पी प्रश्न वो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब इसमें आपको सभी प्रश्न करने हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 1 पे। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? ये सबसे पहले अंग्रेज आए हैं, या पुर्तगाली आए हैं, या फ्रांसीसी आए हैं, या डच आए हैं? भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? उत्तर देने का प्रयास करें और सेशन के लास्ट में बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इस सेशन को शेयर कर दें और उनसे कहें फ़ोन करके या किसी माध्यम से कि चालू हो गया है ये सेशन, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए कि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम उतने अच्छे से अच्छे आपके लिए प्रश्न ले आएंगे। तो भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? तो ये आए थे भाई पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब कौन सा है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला थे, या मीर जाफर, या मीर कासिम, या नजमुद्दौला? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब कौन था? उत्तर देने का प्रयास करें। आपके लिए हम 10 सेकंड का समय देते हैं। आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उत्तर देने का प्रयास करें। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब कौन था? तो ये नवाब थे मीर कासिम भाई। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ग। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, या हैदर अली और मराठा के बीच हुआ, या टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, या टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ? चलिए भाई प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? बताएं भाई। और कमेंट के माध्यम से अगर कोई प्रश्न की जानकारी लेना होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई है? बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई कहाँ पर? रंगून में, कानपुर में, झांसी में, या लखनऊ में? बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर देने का प्रयास करें। रंगून में, कानपुर में, झांसी में,
या लखनऊ में? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दें। तो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई है रंगून में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की, या राजा राम मोहन राय ने की, या दयानंद सरस्वती ने की, या महादेव गोविंद रानडे ने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, या महादेव गोविंद रानडे ने? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ये की राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ प्रथम अधिवेशन, या 1880 में हुआ, या 1886 में हुआ, या 1890 में हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? उत्तर देने का प्रयास करें। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है? 1880 में, 1885, 1880, 1886, 1890 में? चले भाई बताने का प्रयास करें। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ भाई। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? यह 1931 में हुआ, या 1930 में हुआ, या 1934 में, या 1929 में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? चलिए भाई उस सेशन को शेयर कर दें अपने साथी दोस्तों के पास। सेशन को शेयर कर दें। कक्षा 8 का एसएसटी का प्रैक्टिस सेट आपके वीडियो पर जा रहा है। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ये 1 अप्रैल 1951 में लागू की गई, या 1 अप्रैल 1952 में लागू की गई, या 11 अप्रैल 1951 में लागू की गई, या 11 अप्रैल 1952 में लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? उत्तर देने का प्रयास करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई है? 1 अप्रैल 1951 में, 1 अप्रैल 1952 में, 11 अप्रैल 1951 में, या 11 अप्रैल 1952 में? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1 अप्रैल 1951 में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। 1 अप्रैल 1951 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9,
संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ये भाग 1 में है, या भाग 2 में, या भाग 3 में, या भाग 4 में? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये इसमें संविधान के 1, 2, 3, 4 भागों को वर्णन है। भाग 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अब आपसे पूछा जा रहा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये भाई भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या नरेंद्र मोदी हैं, या अमित शाह हैं, या द्रौपदी मुर्मू हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में चलिए भाई पहला प्रश्न है, संविधान में भारत को खाली स्थान देश घोषित किया गया है। तो संविधान में भारत को कैसा देश घोषित किया गया है ये आपको बताना है। तो संविधान में भारत को लोकतांत्रिक ठीक, संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। खाली स्थान में लोकतांत्रिक लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 1 में खाली स्थान में लोकतांत्रिक लिखा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग की व्यवस्था की गई है। तो किस आयोग की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए किस आयोग की व्यवस्था की गई है? तो भाई उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 2 में खाली स्थान में निर्वाचन भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, हवाई हमला बंद हो जाने पर खाली स्थान रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। हवाई हमला बंद हो जाने पर
कैसे रंग का प्रकाश दिखाया जाता है, किस रंग का प्रकाश दिखाया जाता है, ये आपको बताना है। हवाई हमला बंद होने पर किस रंग का प्रकाश दिखाया जाता है, तो ये हरे रंग का भाई, हरे रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। हवाई हमला बंद हो जाने पर हरे रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन में खाली स्थान में, प्रश्न नंबर 3 में खाली स्थान में हरे रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 में हरे भरा जाएगा, हरा रंग। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। रात्र में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए भाई खाली स्थान क्या किया जाता है? रात्र में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए क्या किया जाता है? खाली स्थान। तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। खाली स्थान क्या भरा जाएगा प्रश्न नंबर 4 में? तो प्रश्न नंबर 4 में खाली स्थान में भरा जाएगा ब्लैक आउट, ब्लैक आउट भरा जाएगा भाई। रात में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए खाली स्थान में ब्लैक आउट भरा जाएगा, ब्लैक आउट किया जाता है। रात में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैक आउट किया जाता है, ब्लैक आउट भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे पेट्रोल से लगी आग को खाली स्थान यंत्र से बुझाया जाता है। किस यंत्र से बुझाया जाता है? पेट्रोल से लगी आग को किस यंत्र से बुझाया जा रहा? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो चलिए ये खाली स्थान भरा जाएगा फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक फिर से इसको लिख देते हैं। पेट्रोल से लगी आग को किस यंत्र से बुझाया जाता है, ये आपको बता रहे हैं भाई। पेट्रोल से लगी आग को फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 में फोम टाइप अग्निशामक यंत्र भरा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6 गैस की आग बुझाने के लिए किसकी बोरी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी बोरी का प्रयोग किया जाता है? गैस की आग बुझाने के लिए किस चीज की बोरी का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? गैस की आग बुझाने के लिए जूट की बोरी का प्रयोग करते हैं भाई। प्रश्न नंबर 6 में जूट भरा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7 सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन होती है। चयन भाई क्या है?
सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन परीक्षा होती है भाई, चयन परीक्षा होती है। सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन परीक्षा होती है। प्रश्न नंबर 7 में परीक्षा भरा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए संगठन कार्य करता है। कौन सा संगठन कार्य कर रहा है भाई? समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? तो उत्तर देने का प्रयास करें। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो खाली स्थान भरा जाएगा तट रक्षक संगठन कार्य करता है। प्रश्न नंबर 8 में तट रक्षक भरा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन होता है भाई? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भाई? खाली स्थान में क्या भरा जा रहा? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है भाई। चलिए अगले प्रश्न आ जाते हैं। शस्त्रों की होड़ से खाली स्थान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शस्त्रों से की होड़ से किसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। शस्त्रों की होड़ से किसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो शस्त्रों की होड़ से भाई युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रश्न नंबर 10 में युद्ध भरा जाएगा। चलिए फिर आगे आ जाएं। ये 10 प्रश्न हो गए भाई आपके। अब आगे निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही के आगे सही, गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। चलिए भाई प्रश्न देखते हैं। हवाई हमले की संभावना पर पीले रंग, हवाई हमले की संभावना पर पीले रंग का संकेत दिया जाता है। सही है या गलत? हवाई हमले की संभावना पर पीले रंग का संकेत दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 देखें, सही है या गलत? तो हाँ भाई सही है। हवाई हमले की संभावना पर पीले रंग का संकेत दिया जाता है। ये सही है। प्रश्न नंबर 1 सही। दूसरे पे आ जाएं। दुर्घटना में रक्तस्राव होने पर कटे स्थान को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। दुर्घटना में रक्तस्राव होने पर कटे स्थान को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। नहीं भाई, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ये गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 3। हवाई हमले के समय कानों में रुई लगा लेना चाहिए तथा दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 देखें। हवाई हमले के समय कानों में
रुई लगा लेना चाहिए तथा दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा देना चाहिए। तो ये सही है या गलत? तो भाई ये सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए। दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए। सही है या गलत? दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो भाई हाँ सही है, दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 सही है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। सही है या गलत? चलिए भाई उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। गलत, सबसे अधिक है। सबसे अधिक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। भारत के नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत के नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। सही है या गलत? उत्तर दें भाई और कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। भारत के नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। सही है या गलत? तो ये भाई तेजी से बढ़ रही सही है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे, स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। चलिए भाई बताइए। प्रश्न नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। गलत है, ये गलत है भाई। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, दिव्यांग जनों के साथ समानता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। दिव्यांग जनों के साथ समानता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 उत्तर देने का प्रयास करें भाई। दिव्यांग जनों के साथ समानता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। तो ये सही है। ये प्रश्न नंबर 8 सही है। फिर प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है। प्रश्न नंबर 9, सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है। सही है या गलत? तो ये भी भाई सही है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है। प्रश्न नंबर 10, उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है। उत्तर भारत में नहरें सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। सही है या गलत? उत्तर बताएं भाई। तो उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन हैं। ये भी सही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था। ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो किसका योगदान था? क्लाइव का। क्लाइव का। ठीक। पर आप उत्तर कैसे लिखेंगे? ये नहीं कि एक शब्द में क्लाइव लिख दो, ऐसा नहीं करना। भूल कर भी आपको लिखना है ऐसे, क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका हाथ था, किसका विशेष योगदान था? तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में क्लाइव का विशेष योगदान था। अगर हो सकेगा तो क्लाइव को काली पेन से लिख देना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में क्लाइव का विशेष योगदान था। ऐसा उत्तर लिखेंगे, एक शब्द में नहीं लिख देना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो आप कैसे लिखेंगे बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था? तो आप उत्तर लिखेंगे बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था क्लाइव ने शुरू की। क्लाइव ने शुरू की, ऐसा लिखना है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था क्लाइव ने शुरू की। प्रश्न नंबर 2 में क्लाइव भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1835 में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? 1835 में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? तो भाई ये 1835 में कंपनी के सिक्कों पर से नाम तो हटाया गया था अकबर द्वितीय का। ध्यान से सुनना, 1835 में कंपनी के सिक्कों से नाम अकबर द्वितीय का हटाया गया, पर आपकी किताब में जो लिखा है वो बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह द्वितीय को हटाया गया। तो आप लिखेंगे 1835 में कंपनी के सिक्कों से बहादुर शाह द्वितीय का नाम हटा दिया गया। उत्तर लिखेंगे आप 1835 में कंपनी के सिक्कों से बहादुर शाह द्वितीय का नाम हटा दिया गया। ठीक, अकबर द्वितीय आपकी किताब में नहीं है, बहादुर द्वितीय है, तो आप बहादुर द्वितीय को ही लिखना। तो प्रश्न नंबर 3 का में बहादुर शाह द्वितीय उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो उस सन का नाम बताना है भाई। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हो रही है? उत्तर देने का प्रयास करें और सेशन को अपने दोस्तों के बीच दबा के शेयर कर दें भाई। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी करें। तो प्रश्न नंबर 4, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? तो आप ये हुई थी 1906 में। ठीक, पर आप उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। 1906 एक शब्द में नहीं लिख देना, ऐसा लिखना है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई।
चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5। 5 मार्च 1931 ईस्वी को 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे क्या कहा जाता है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे क्या कहा जाता है? उत्तर देने का प्रयास करें। कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। दिल्ली समझौता भी बोलते हैं भाई। दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। चाहे गांधी इरविन समझौता लिख देना और चाहे दिल्ली समझौता लिख देना, आपका उत्तर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। व्यापार से आप क्या समझते हैं? व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो आपको उत्तर में क्या लिखना रहेगा? वस्तुओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। उत्तर कैसे लिखेंगे? व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? वस्तुओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। फिर से सुन लें। व्यापार से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेंगे वस्तुओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। चलिए ये याद हो गया होगा आपको। प्रश्न नंबर 7 पे आए। उत्तर प्रदेश राज्य की नगदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश राज्य की नगदी फसल कौन सी है? तो ये नगदी फसल है गन्ना। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य की नगदी फसल गन्ना है। गन्ना है, ऐसा लिखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की नगदी फसल गन्ना है। एक शब्द में उत्तर देने का प्रयास नहीं करना, जैसा बोल रहा हूं वैसा ही उत्तर देना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? उत्तर दें भाई। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो उत्तर कैसे लिखेंगे? भूमध्य सागरीय प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। फिर से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर सुने। भूमध्य सागरीय प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। फिर से सुन लें। भूमध्य सागरीय प्रदेश में पछुआ हवाओं को चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर देख लें। विभिन्न
प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। फिर से उत्तर सुन लें, संसाधन किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। फिर से उत्तर सुन लें, विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। चलिए प्रश्न नंबर 10, अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? तो उत्तर सुन लें, अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती हो। प्रश्न नंबर 10, अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। इसका उत्तर फिर सुन लें, अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? तो एक बार फिर से उत्तर सुन लें, अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती हो। तो इस प्रकार ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। अगले सेशन में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पास जाएंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपका ये मॉडल पेपर 2 पार्ट में बांट दिया हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने में, याद करने में दिक्कत होती है। तो इस कारण ये सेशन इस पार्ट से, इस मॉडल पेपर से 2 सेशन करूँगा। पहला सेशन आपके पास पहुँच गया और दूसरा सेशन बाद में हम आपके पास भेजेंगे। तो चलिए भाई, अब इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेंगे। साथ में हम आपको बता देते हैं कि जितने भी कक्षा 8 के बच्चे हैं, जितने भी कक्षा 8 के शिष्य हैं, कक्षा 9 में इसी चैनल पर छुट्टी में भी पढ़ाई चालू रहेगी। जो गर्मी की छुट्टी होती है उस पर भी ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ाऊंगा। तो चलिए, अब इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।